नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों मैं स्टार्ट कर रखी है आपकी फिजिक्स बीएससी फर्स्ट सेम की फिजिक्स, जो आपकी सेकंड है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो उसकी हम कर रहे हैं सेकंड यूनिट, ठीक है। तो आज हम करेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मैटर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मैटर स्टार्ट करने से पहले आपके पास कुछ इंट्रोडक्शन होता है इसका, ठीक है। तो इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मैटर पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या बता रखा है, मटेरियल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका मटेरियल है ना, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसमें जो आपका फोर्स होता है उसके ऊपर आपका क्या करता है, मटेरियल रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स है वो अलग होगा तो आपका क्या होगा, मटेरियल अलग प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो क्या आपका मटेरियल है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल के लिए अपना डिफरेंट फोर्स होगा, ठीक है। तो ये है बेस्ड ऑन दियर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल में भी क्लासिफाइड है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो देखो, जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना किसी मैटर के ऊपर, तो हम मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड होगा आपका, जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ना एक्सटर्नली, जो बाहर से आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से आपके तीन प्रकार के मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। हुआ क्लियर ये? तो ये बता दें इसने, मटेरियल आपका क्या करेगा, डिफरेंट प्रकार से रिस्पॉन्स करेगा, किसके किसके ऊपर रिस्पॉन्स करेगा, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। और आपका जब अलग अलग प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना एक्सटर्नली, तो आपका मटेरियल अलग अलग प्रकार का होगा, ठीक है। जैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो पहला आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है या मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है। तो आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, दीज आर दोज विच आर स्लाइटली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड द मटेरियल डज नॉट रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। तो क्या बताया इसने, आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली रिपेल करते हैं, स्लाइटली मतलब कम रिपेल करते हैं, ठीक है। एंड द मटेरियल डज नॉट रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और जो मटेरियल है ना, उसमें आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन नहीं होंगी जब आपका एक्सटर्नल फील्ड रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब आपका एक्सटर्नल फील्ड रिमूव कर दिया हमने, तो डज नॉट रिटेन का मतलब ना क्या है, आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, वो उसमें क्या मटेरियल में नहीं आएंगे, ठीक है, वापस से, ठीक है। दिस मटेरियल है वीक नेगेटिव सस्टेबिलिटी टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इन मटेरियल की हमारे पास क्या होती है, वीक और नेगेटिव सस्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी एक्सेट्रा, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गई, ये वो मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, स्लाइट रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और ये मटेरियल क्या करते हैं, डज नॉट रिटेन, ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दोबारा से गेन नहीं करते जब आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर देते तब, ठीक है। और इस मटेरियल के आपके पास वीक और नेगेटिव स्टेबिलिटी होती है। और इसके एग्जांपल क्या आपके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी एक्सेट्रा इसके एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आपके पास कंपल्सरी क्वेश्चन बुझ लेते हैं टर्म, ठीक है। इसके बाद आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये मटेरियल कौन से होते हैं, दीज आर दोज मटेरियल विच आर स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड and the material does not retain the magnetic properties when the external field is removed. These material have small positive stability to magnetic field. एग्जाम्पल इसके मैग्नीशियम, प्लेटिनियम, पैलेडियम, लिथियम एक्सेट्रा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, ये वो मटेरियल होते हैं जो क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गए, ये वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और ये मटेरियल क्या नहीं करते, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करते जब आप एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करते हो, ठीक है, डायमैग्नेटिक की तरह। और इसकी आपके पास स्मॉल पॉजिटिव स्टेबिलिटी होती है। और इसके एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा, मैग्नीशियम, प्लेटिनियम, लिथियम एक्सेट्रा हो गए, ठीक है। इसके बाद आगे आ गया फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होती हैं, जो आपके क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। एंड आर एबल टू रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इवन आफ्टर द एक्सटर्नल फील्ड हैज बीन रिमूव्ड। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटर्न कर लेते हैं जब आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करते हैं तब, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया फेरोमैग्नेटिक
क्या होता है, ये वो मटेरियल होते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड में स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, जब आप एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर ए मैग्नेट विल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक मैग्नेट है आपकी, वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, वीकली अट्रैक्ट करेगी मैग्नेटिक मटेरियल को, और वीकली रिपेल करेगी डायमैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है। हो गया ये। तो आपको एक बार बता देता हूँ फिर से। तो देखो इसमें हमने क्या पढ़ा है, आपके जो डिफरेंट प्रकार के आप देखो आपका क्या बताया है, जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो आप, उसके बेसिस के ऊपर मटेरियल आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या था आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। ये मटेरियल क्या करते थे, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में टेक देते इनको तो वो स्लाइड रिपेल कर देते, और ये क्या करते थे, आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं करते जब आप एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करते हैं तब, ठीक है। और इसके आपके पास क्या होती है, वीक नेगेटिव स्टेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल इसकी गोल्ड सिल्वर गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड सिल्वर कॉपर मर्करी एक्सेट्रा। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो स्लाइटली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। और डायमैग्नेटिक की तरह ये भी क्या नहीं करते, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन नहीं करते जब आप एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करते हैं तब, ठीक है। इन मेटल के आपके पास क्या होती है, स्मॉल पॉजिटिव स्टेबिलिटी होती है। और एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं, मैग्नीशियम प्लेटिनियम पैलेडियम लिथियम होते हैं, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो आपके स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। और वो क्या करते हैं, दे आर एबल टू रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को दोबारा से रिटेन कर लेते हैं, मतलब प्राप्त कर लेते हैं जब आप क्या करते हैं एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करते हैं तब, ठीक है। देयरफॉर इसके बाद इनके क्या होता है, एक मैग्नेट क्या करेगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगी, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल को वीकली अट्रैक्ट करेगी, और डायमैग्नेटिक मटेरियल को वीकली रिपेल करेगी, ठीक है। तो ये आपके मटेरियल हो क्या प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, इनकी आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ गए, ठीक है ना। तो देखो ये हम पढ़ लेते हैं और क्या बताया इसने, द मैग्नेटिक मटेरियल है वेरिड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। तो मैग्नेटिक मटेरियल है, उनकी बहुत सारी एप्लीकेशन आपकी इंडस्ट्री में, ठीक है। द सुटेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल फॉर पार्टिकल पर्पज डिपेंड अपॉन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल है ना, इनकी सूटेबिलिटी आपकी किसके ऊपर डिपेंड होती है, आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड होती है। बिफोर यूजिंग सच मटेरियल, इन मटेरियल को पढ़ने के से पहले आप क्या करेंगे, आपको ये टर्म ये आनी चाहिए। तो पहली टर्म क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। सेकंड आपकी क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। एक आपकी क्या, मैग्नेटिक स्टेबिलिटी है, इसको हम जाई एम सी करते हैं। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये आपको पता होनी चाहिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले, ठीक है। तो पहले आ गया आपकी मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसको आप क्या करो, बी से डिनोट करेंगे। तो पढ़ते हैं हम इसको पहले, ए मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मैग्नेटाइज। तो इसने क्या बताया है, हम जब हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में टेकते हैं तो वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। दी मैग्नेटाइजेशन सो प्रोड्यूस इन दिस सब्सटेंस कॉल्ड इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन। तो जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुई है सब्सटेंस में, आपकी क्या होता है, इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन होता है। द फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल गेट मॉडिफाई। जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो फील्ड है ना, वो क्या होगा, मॉडिफाई होगा। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटाइज मटेरियल इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। तो आपका देखो मैग्नेटिक इंडक्शन आपका क्या हुआ, एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर क्या होगा, जो आपके टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, एरिया को पर यूनिट एरिया को क्रॉस कर रही है, वो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, ठीक है। द एरिया बीइंग हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन, और ये एरिया आपका क्या है, फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, बी से करेंगे। और इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन को। और इसके एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। और या हम इसको कह सकते हैं टेस्ला कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब आप एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में टेकते हैं तो वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो जो आपकी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगी ना सब्सटेंस में, वो आपकी क्या कहलाएगी, इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन कहलाएगी, ठीक है।
जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल है ना उसके अंदर जो फील्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे मैग्नेटाइज मटेरियल के अंदर, जो आपकी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करी है ना पर यूनिट एरिया को, वो आपकी क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा। और आपका एरिया क्या होगा, फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और इसको हम बी से डिनोट करते हैं, और बी को हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है आपकी, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर हो गई, ठीक है। तो इसकी SI यूनिट आपके पास क्या होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर होगी, और इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं, ठीक है। होगी, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, देखो, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गेट्स मैग्नेटाइज। जब आप मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में टेकते हैं तो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। दी मैग्नेटाइजेशन सो प्रोड्यूस इन दिस सब्सटेंस कॉल्ड इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन। तो आपकी जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुई ना वो आपकी क्या कहलाएगी, इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन कहलाएगी। और जो स्ट्रेंथ है एक्सटर्नल फील्ड की वो आपकी क्या कहलाएगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी, ठीक है ना। तो देखो, जब आप किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में टेकते हो तो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, आपको पता है, ठीक है ना। जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुई वो आपकी क्या कहलाएगी, इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन कहलाएगी। और जो आपने एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ, मतलब जितनी आपने एक्सटर्नल फील्ड दिया है ना, वो एक्सटर्नल फील्ड आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा, H कहलाएगा, ठीक है ना। तो H आपका क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये क्या होता है, मेजरमेंट होता है जो आपकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसका स्ट्रेंथ को नापने के लिए, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइन एज। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और तरह से, द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए सब्सटेंस। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये वो डिग्री होती है जब आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करता है, ठीक है। इसके SI यूनिट आपके पास क्या हुई, एम्पियर पर मीटर हुई, या हम उसको कह सकते हैं जूल पर टेस्ला मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। तो हो गया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, जब आप एक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में टेकते हैं ना एक्सटर्नल में, तो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हुई वो आपकी क्या कहलाएगी, इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन कहलाएगी। और जितना आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया वो आपका क्या कहलाएगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H कहलाएगी, ठीक है। और H को हम क्या कह सकते हैं, जो ये आपकी क्या होती है, मेजरमेंट होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड का स्ट्रेंथ है ना वो उसका मेजरमेंट होती है, ठीक है। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कैन आल्सो भी, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और तरह से, ये एक डिग्री होती है जहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है ना आपका सब्सटेंस को क्या करता है, मैग्नेटाइज करता है, वो डिग्री होती है, ठीक है। इसके SI यूनिट आपके पास क्या आ गया, एम्पियर पर मीटर आ गई। और हम इसको कैसे कह सकते हैं, जूल पर टेस्ला मीटर क्यूब कह सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगी आपके पास। इसके बाद आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपकी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस डिफाइन एज extent to which a substance is magnetized when placed in magnetizing field and depend upon the nature of the substance। तो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, वो एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड मतलब जहाँ पर आपका क्या करता है, सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है तब, ठीक है ना। तो आपका क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपकी क्या होगी, ये वो एक्सटेंट होता है जहाँ पर आपका सब्सटेंस क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर आपका सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है वो आपका क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको हम कैसे और किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गिवन सब्सटेंस। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस।
जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है ना पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के हिसाब से, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। ठीक है। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू द इक्विवेलेंट सरफेस करंट। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस के कारण होता है आपका इक्विवेलेंट सरफेस करंट के कारण होता है। ठीक है। इसके बाद देखो, नाउ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए सरफेस करंट लूप। तो आपका सरफेस करंट लूप में आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, आई ए इंटू एस हुआ। ठीक है। एस आपका क्या सरफेस है, आई आपका करंट है, ए आपका एरिया। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या आ गया, आई इंटू ए आ गया, जहाँ पर आई आपका क्या सरफेस करंट है, एरिया ए का। ठीक है। इसके बाद देखो, लेट देयर बी एन इक्विवेलेंट सरफेस करंट लूप इन लेंथ एल ऑफ द कोर कंडक्टर। तो आपने क्या मान लिया, आपके पास क्या है, एन आपका क्या इक्विवेलेंट सरफेस करंट लूप है। ठीक है ना। आपके करंट लूप कितने हैं, आपके एन है, और उनकी लेंथ आपके पास क्या है, कोर ऑफ कंडक्टर की एल है। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, वो लेंथ ऑफ कंडक्टर की आपके पास, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या होता है, आई इंटू ए होता है, और साथ में आपका आ जाएगा एन, क्योंकि एन आपके पास क्या इक्विवेलेंट सरफेस करंट लूप है। ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया, वो लेंथ का एन आई ए आ गया। ठीक है। ये नीचे आपका इसका है सरफेस को डिनोट करा। ठीक है। इफ ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर कंडक्टर और करंट लूप टेकन एज मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस एंड एल बी दी इट्स लेंथ। तो इसने क्या बताया, यदि आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कोर कंडक्टर का, ठीक है, यह आपका करंट लूप का, तो आप क्या करेंगे, मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस है ना, और जो एल क्या है लेंथ है उसकी। ठीक है। तो आपका वॉल्यूम क्या होगी कोर कंडक्टर की, ए इंटू एल होगी। ठीक है। तो इसने सिंपली क्या होता है, जब आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ए हो और उसकी लेंथ आपके पास एल हो, तो आपकी वॉल्यूम आपके पास क्या होगी कोर कंडक्टर की, ए इंटू एल होगी। ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कोर कंडक्टर होती है। मैग्नेटिक मोमेंट आपका क्या आ गया, एन आई ए आ गया, नीचे आपका वॉल्यूम क्या होती है, ए इंटू एल होती है, पुट कर दिया हमने। तो आपका देखो, ए से आपका ए कैंसिल हो गया, एरिया से एरिया, तो आपका आ गया एन आई ए अपॉन एल आ गया। ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट आपके पास क्या होगी, एम्पियर पर मीटर हो गई, या हम कह सकते हैं जूल पर टेस्ला मीटर क्यूब हो गई। ठीक है। तो आपके देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट आपके पास क्या है, सेम है दोनों की, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। ठीक है। जूल पर टेस्ला मीटर क्यूब, जूल पर टेस्ला मीटर क्यूब। ठीक है, होगी है। तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, तो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये क्या होता है, जिस एक्सटेंट के ऊपर आपका सब्सटेंस क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। ठीक है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और प्रकार से, जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है ना पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, तो आपका क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस के कारण होता है, आपका इक्विवेलेंट सरफेस करंट के कारण होता है। ठीक है। नाउ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सरफेस करंट लूप। तो आपका सरफेस करंट लूप में आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आई इंटू ए होगा। आई आपका क्या एरिया करंट है, ए आपका क्या एरिया है। ठीक है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपके पास क्या है, एन इक्विवेलेंट सरफेस करंट लूप में आपके पास। ठीक है। और उनकी लेंथ आपके पास क्या है, एल है। ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, वो लेंथ ऑफ कंडक्टर का एन आई ए हो गया। ठीक है। एन आपका क्या, एन इक्विवेलेंट सरफेस लूप थे आपके पास, आई आपके पास करंट है, ए आपका एरिया होगा, तो आपका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ गया पूरे कंडक्टर की का ऊपर। ठीक है। इसके बाद देखो, यदि आपके पास ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कोर कंडक्टर का, और आपके पास एल क्या लेंथ है, तो आपकी वॉल्यूम क्या होगी, ए क्रॉस एल होगी। ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होती है। डाइपोल मूवमेंट आपका ये था, वॉल्यूम ए क्रॉस एल थी। ठीक है। तो ए से आपका ए कैंसिल, तो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया ये। ठीक है। इसके एसआई यूनिट आपके पास क्या होती है, एम्पियर पर मीटर होती है। ठीक है ना। और यह जूल पर टेस्ला मीटर क्यूब होती है। हो गया ये। इसके बाद देखो, आपका क्या मैग्नेटिक स्टेबिलिटी है। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, चाहे एम से डिनोट करते हैं। तो आपकी मैग्नेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है सब्सटेंस की, इट इज़ द मेजर ऑफ द इजी विद विच द गिवन मेटेरियल गेट मैग्नेटाइज।
तो ये आपका क्या होता है, मेजरमेंट होती है, जहाँ से आपका क्या मटेरियल क्या होता है, मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है मटेरियल की, इज द मेजर ऑफ द इजी विद विच द गिवन मेटेरियल गेट मैग्नेटाइज। तो यह क्या होती है, वो मेजर होती है जहाँ से आपका मेटेरियल क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि आपका कितना मेटेरियल आपका मैग्नेटाइज हुआ वो। क्वांटिटेटिवली इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये रेशो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इंड्यूस इन द मटेरियल टू द मैग्नेटाइजेशन फील्ड एच इन विच द मटेरियल इज प्लेस। तो आपका मैग्नेटिक स्टेबिलिटी क्या होता है, ये रेशो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई का और मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच का। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ लिया। आपका एच क्या होता है, जो आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया वो होता है, आई आपका क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है ना, तो आपका आई अपन एच हो गया, तो दोनों आपका देखो सेम प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों की, तो आपका क्या आएगा, नो डायमेंशन आ गई। ठीक है तो आपका मैग्नेटिक स्टेबिलिटी क्या होगी, ये क्या हो, इट इज़ द मेजर ऑफ द इजी विद विच द गिवन मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज। ये आपका मेजर होता है, मेजरमेंट होता है जहाँ पर आपका मटेरियल क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटाइज होना स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ये तो जहाँ पर स्टार्ट होता है वो होता है, और ये क्या होता है जब आपका मटेरियल पूरा मैग्नेटाइज हो जाता है वो हो जाता है। ठीक है ना, इसको और प्रकार से डिफाइन कैसे करते थे हम, ये रेशो होता था आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई का और मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच का। ठीक है, इसके ऐसा यूनिट आपके पास क्या होगी, जीरो हो गई, नो डायमेंशन होगी इसकी। ठीक है, इसके बाद आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, तो इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होती है, फॉर ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इट इज़ द मेजर ऑफ द एक्सटेंट अप टू विच द मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट इनसाइड द स्पेसिमेन ऑफ द गिवन सब्सटेंस। तो देखो, किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, इट इज़ द मेजर ऑफ द एक्सटेंट। ये आपका मेजर होता है एक्सटेंड अप टू मतलब जहाँ पॉइंट से द मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट इनसाइड द स्पेसिमेन ऑफ द गिवन सब्सटेंस। तो पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, आपका होता है घुसने लगता है। ठीक है, अंदर जाने लगता है। ये क्या होता है, मेजर होता है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेसिमेन के अंदर आपका क्या करने लग जाता है, उसके अंदर जाने लगता है, घुसने लगता है। ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या हो गया, इट इज़ द मेजर ऑफ द एक्सटेंट अप टू विच द मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट इनसाइड द स्पेसिमेन ऑफ द गिवन सब्सटेंस। जहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, स्पेसिमेन में पेनिट्रेट करने लग जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या आ गया, एच क्या आ गया। ठीक है, बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, और ये आपका क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसके बाद हमने क्या कर लिया, बी इजिकल टू न्यू एच हो गया। न्यू आपका क्या, आपका परमेबिलिटी है स्पेसिमेन की। ठीक है, और ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए आपकी डिफरेंट होगी। ठीक है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 5.2। तो हमारी इस इक्वेशन से क्या क्लियर हो रहा है, जो आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ना सब्सटेंस की, वो क्या आपका रेशो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो होगा, क्योंकि एच आपका इस साइड आ जाएगा। तो आपका न्यू को हम कैसे डिफाइन करें, बी और एच का आपके पास रेशो है। बी आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और एच आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है ना, तो इसके बाद देखो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है सब्सटेंस की, उसको हम यू आर से डिनोट करेंगे। तो रिलेटिव परमेबिलिटी आपकी क्या होगी, यू अपॉन यू नोट हो गई। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, रेशो होती है परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का। ठीक है, तो रिलेटिव परमेबिलिटी आपकी क्या होगी, परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस और परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस का रेशो होती है। ठीक है, इसके ऐसा यूनिट आपके पास क्या आ गई, वेबर पर एम्पियर पर मीटर या टेस्ला मीटर पर एम्पियर आ गया। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी हमारे पास। ये क्या होती है, एक मेजर होती है जहाँ पर आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपका सब्सटेंस के स्पेसिमेन के अंदर आपका पेनिट्रेट करने लग जाता है तब है। तो आपका बी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया एच के, ये आपकी क्या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, और ये क्या इंटेंसिटी फील्ड है। ठीक है, आपके मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है ना, एच ये क्या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है ना,
ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो आपके पास न्यू आ जाएगा। न्यू आपका क्या है, परमेबिलिटी है, और डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है ना। और इससे हम क्या बता सकते हैं आपका, इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपका एच इस साइड आ गया तो यू हम कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो होता है बी और एच का आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद क्या रिलेटिव परमेबिलिटी है, ये आपकी क्या होती है, यू अपॉन यू नॉट होती है। क्या हो गया, रेशियो आ गया परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का, ठीक है। ऐसा यूनिट इसकी क्या आ गई, वेबर पर एम्पियर पर मीटर आ गई, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो आपका रिलेशन है बी एच और आई के बीच में, ठीक है। बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, एच आपका क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और आई आपका क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है ना। इनके बीच में, तीनों के बीच में रिलेशन, तो आपका ये रिलेशन भी आ जाता कई बार। तो इसके लिए देखो इसने क्या किया, व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एच, जब आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल को एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर आपने टेका, ठीक है ना। ऐसा आपका क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना। जितना आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया वो, ठीक है, तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन बी इन द मटेरियल इज द सम ऑफ, तो आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन है ना बी, तो टोटल इसका रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, वो सम होगा, सम ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन बी नॉट इन वैक्यूम प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बी एम प्रोड्यूस बाय मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल। तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा मैग्नेटिक इंडक्शन का, वो दोनों का सम होगा, किस किस का, जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन है ना वैक्यूम में उसका, और जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ ना मैग्नेटाइजेशन से उसका, दोनों का सम होगा, ठीक है ना। तो बी नोट आपका क्या आएगा, जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ ना वैक्यूम में मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा वो है, ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी में। और बी एम क्या है आपका, जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटाइजेशन से, ठीक है, वो है। तो इसके बाद देखो हमें पता है आपका बी नोट आपका क्या होता है, न्यू एच होता है, न्यू नोट एच हमने पढ़ा था पीछे ही, देखो ये पढ़ा था ना इससे, ठीक है ना। बी आपका क्या होगा, बी नोट इज इक्वल टू न्यू नोट एच हो गया। और बी एम आपका क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, जो आपका मैग्नेटाइजेशन से प्रोड्यूस हुआ वो, ठीक है ना, वो आपका किसके ऊपर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, वो आपके क्या होगा, करंट के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है ना। और न्यू नोट आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो हमने दोनों वैल्यू पुट कर दी, तो दोनों वैल्यू पुट करने के बाद ये आया, न्यू नोट हमने कॉमन ले लिया, इंटू एच प्लस आई आ गया आपका। इसके बाद हमने एच कॉमन ले लिया, तो न्यू नोट एच, इसका आपके पास 1 हो गया, आई अपॉन एच हो गया, ठीक है। आई अपॉन एच आपका क्या होता है, जाई होता है, जाई आपका क्या होता है, मैग्नेटिक से स्टेबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया, और बी हमें पता है न्यू एच होता है, तो बी की जगह न्यू एच पुट कर दिया, ये न्यू नोट एच था, 1 प्लस जाई एम हो गया, ठीक है। तो एच से हमारा एच कैंसिल हो गया, न्यू नोट हमारे इस साइड आ गया, न्यू अपॉन न्यू नोट हो गया, इंटू 1 प्लस जाई एम हो गया। तो ये क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है सब्सटेंस की, ये आपकी फ्री स्पेस की है। तो ये आपकी क्या अगर रिलेटिव परमेबिलिटी आ गई, और वो किसके इक्वल, आपका 1 प्लस जाई एम के इक्वल है, ठीक है। तो आपका रिलेशन किसके बीच में आ गया, मैग्नेटिक स्टेबिलिटी के बीच में आ गया, और रिलेटिव परमेबिलिटी के बीच में आ गया, ठीक है ना। तो यही हमें बताना था रिलेशन। तो इसके बाद देखो इसने क्लियर किया इस इक्वेशन से, देखो तो देखो यदि आपका वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए आपका जाई एम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जाई एम 0 हो गया तो आपका परमेबिलिटी आपकी क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। पैरा और फेरोमैग्नेटिक के लिए आपका जाई एम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और न्यू आर आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। देखो यदि ये पॉजिटिव होगा, जैसे पॉजिटिव है तो आपका 1 हो गया, 1 आपका 2 आ गया, तो न्यू आर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपका जाई एम क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब क्या आएगा, 1 से कम आ गया मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है ना। तो ये आपका रिलेशन हो गया। तो एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, जब हमने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच के अंदर रखा, तो आपका मटेरियल क्या होगा, मैग्नेटाइज हो गया, तो उसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन, वो आपका क्या होगा, सम होगा, जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन बी नोट, जो आपका प्रोड्यूस हुआ ना वैक्यूम में उसका, प्लस में जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन बी आपको प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटाइजेशन से, उन दोनों का सम होगा, ठीक है। तो बी नोट आपका क्या आ गया, इजिकल टू न्यू नोट एच आ गया, हमने पढ़ा था पीछे।
और ये बी एम आपका क्या है, मैग्नेटाइजेशन जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ वो हो गया। और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, आपका करंट के ऊपर डिपेंड होता है। और न्यू नोट आपको क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम दोनों ऐड कर दिया, तो दोनों ऐड करने के बाद न्यू नोट कॉमन ले लिया, उसके बाद हमने एच कॉमन ले लिया, तो आपका ये आ गया। आई अपॉन एच आपका क्या होता है, मैग्नेटिक से स्टेबिलिटी होता है, और उसको जाई हम से डिनोट करते हैं, तो हमने पुट कर दिया। बी आपका क्या होता है, न्यू एच होता है, पुट कर दिया। एच से एच कैंसिल हो गया, न्यू नोट हमारे इस साइड आया, तो न्यू अपॉन न्यू नोट आपका क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी आ जाता है, इजिकल 1 प्लस जाई एम आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रिलेशन मैग्नेटिक परमेबिलिटी और जाई एम के बीच में, ठीक है, हो गया नहीं ये। तो इसके बाद देखो ये हमारे पास क्या आ गया, कुछ स्पेशल केस दिए हैं इसने। यदि आपका जाई एम 0 हो जाए वैक्यूम के लिए, ठीक है ना, वैक्यूम के लिए आपका जाई एम क्या हो, 0 होगा, तो आपका रिलेटिव परमेबिलिटी आपकी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपका जाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका न्यू आर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपका जाई एम क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो न्यू आर आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ गया, ठीक है। तो इसके स्पेशल केस हो गए। तो ये हमारे क्या हो गए, स्पेशल टर्म हो गई कुछ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ समझ में आया हो हमारा पढ़ा हुआ है, तो आप हमें हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।